बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद स्पेशल डे ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी की तरफ से ईद उल अजहा मुबारक हो। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, आम रूटीन में हम हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज चूंकि ईद डे है और ईद डे के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में बुला के कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजिंग आती हैं उनके ऊपर उनकी क्या राय होती है और उनकी अपनी सोशल लाइफ किस तरह गुजरती है, उनकी स्टूडेंट लाइफ की जो ईदें थी वो किस तरह की थी और प्रोफेशनलिज्म में आके ये ईदें किस तरह कन्वर्ट हुई हैं। इन सारे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। ईद उल अजहा जैसे कि आप देखते हैं कि कुर्बानी की ईद इसको कहा जाता है। कुर्बानी का मतलब सैक्रिफाइसेस हैं और आपको इसार करना होता है लोगों के जज्बात के साथ भी। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने जब आप लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं तो कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई जानवर लिया और उसको आपने ज़िबा किया और बस आप उससे फ़ारग हो गए। इसमें आपने नफ़रतों की भी कुर्बानी करनी होती है, अपनी अनापरस्ती की भी कुर्बानी करनी होती है, और जो भी आपके अंदर बैड ख्यालात होते हैं, लोगों के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, इस सारी चीज़ों की कुर्बानी करके आपने अपने आप को एक फ्रेश माहौल से निकालना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस ईद से पहले आपको दुनिया भर से लोग खाना काबा में इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं और एक ही तराना होता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। जहाँ पे लोग अपने हाथ भी उठाते हैं, इजहार भी करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई दुख और दर्द दूर करने वाला नहीं है, कोई बारिश और अंधेरी लाने वाला नहीं है, कोई आपको बच्चे देने वाला नहीं है, सब कुछ करने वाला इल्लल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह है। तो ये अकीदा तौहीद होता है। अकीदा तौहीद के ऊपर आप चलते हैं, फिर जिस जगह पे जाके लोग ये सारे कलमात पढ़ते हैं, उस जगह के पीछे की जो हिस्ट्री है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके उनके बेटे तक, फिर उनकी बीवी तक, ये सारा वो माहौल है जहाँ से इस कुर्बानी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है और फिर हम लेके आगे ईद कुर्बान तक पहुँचते हैं। इसकी फ़लसफ़ा कुर्बानी हमारे प्रोफेशनल की नज़र में क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ महवे गुफ्तगू जो मेरे स्टूडियो में हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स मौजूद होंगे, उनके साथ हम गुफ्तगू करने की भरपूर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें और उनकी लाइफ का हर एंगल आपके सामने रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके और आप लोगों को समझने में आसानी हो कि एक प्रोफेशनल जो होता है वो कितनी हडल से, कितनी मुश्किलात से, कितने तरह के मसाइल से गुजर के वो एक जगह पे पहुंचता है। फिर जब वो पहुंचता है तो उसके दिल में आप लोगों के लिए क्या जज्बात होते हैं, क्या ख्यालात होते हैं और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मेरे साथ में डॉक्टर सना नज़ीर, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट आईवीएफ हैं और आईवीएफ की स्पेशलिस्ट हैं और इस तरह सब फर्टिलिटी के ऊपर भी इनकी कमांड है और दुनिया में होने वाली जितनी भी जिद्दत है नॉलेज के हवाले से, मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से, उस पर मजबूत ग्रिप रखती हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो इनके चेहरे से बाखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने भी ईद उल अज़हा की कुर्बानी का जिक्र किया और पूरा जस्ट 1 और 2 मिनट में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। हम आप लोगों से सीखते हैं फिर उसी को आगे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मेरे साथ अगर हम मीडिया के ऊपर इस तरह भी अगर इनका तारफ मैं करवाऊं कि मीडिया क्वीन भी कहूं तो ये किसी से कम ना होगा। डॉक्टर साहब 200 से ज्यादा शो पीटीवी के ऊपर होस्ट कर चुकी हैं और इसके अलावा हमारी चीफ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बड़ी फेमस हैं और इस तरह जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज होती हैं या मेडिकल से रिलेवेंट जितने भी सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर साहब उनमें सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर गजाला मोइन हमारे साथ मौजूद है, चीफ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उनके साथ ही एक बहुत बड़ा नाम, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट लुक लाइक यंगर, मैं हमेशा डॉक्टर साहबा को क्वीन ऑफ डर्मेटोलॉजी का एक लकब देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आयशा गयास, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं,
किसी तारफ की मोहताज नहीं है और डॉक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं JPAD की मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक And यू ईद वेरी मुबारक। मच, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको भी। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने आज के बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। तो जब भी हम किसी तरह की कोई गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं तो मेरे जहन में एक चीज आती है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घुमंड करूं तो किस बात का, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। तो लोगों का कहना ये होता है कि हम तो आर्जी तौर पे आए हैं और हमने चले जाना है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि फलसफा कुर्बानी आपकी नजर में क्या है? एक्चुअली डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है उसमें कुर्बानी देना बहुत डिफिकल्ट हो गया है नाउ डेज। मैकेनिकल लाइफ हो गई है, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर ये ईद आती हैं ये भी और ईद उल फितर भी, तो हमें, और उससे पहले रमज़ान भी, जब हम सदका दे रहे होते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं, हमें लोगों की फ़िक्र होती है। तो एक जज्बा जो कुर्बानी का पैदा होता है, जो हमें हज़रत इब्राहीम ने सिखाया। उन्होंने तो लाइक अपनी बिलव पर्सन को ही कुर्बान करने का कहा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अंदर से सेटिस्फाई करती है, आपका एक प्राउडनेस को ख़त्म करती है। और वही आप वाली बात कि हम यहाँ जस्ट किराएदार हैं, हमने किसी और दुनिया में चले जाना है, तो हमारी सारे काम हम दुनिया याद करेगी। तो ये एक कुर्बानी है कि जितना लोगों को दें, और लोगों में सिर्फ नीडी लोगों के अलावा मैं समझती हूँ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनके लिए भी कुर्बानियाँ दें, हर एक को। और औलाद के लिए भी सेक्रीफाइसेस उन्हें बल्कि सिखाएं कि सेक्रीफाइस क्या है, क्योंकि जो एज अ मदर मैं कहूँगी जो मैं कर रही हूँ वो मेरी औलाद बनेगी। तो सेक्रीफाइसेस जस्ट ये नहीं है कि ये कुर्बानी है, हमने मीट खाना है या हमने पार्टीज करनी है, इसके फलसफे को बहुत जानना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है आप पहले ही बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुके हैं। डॉक्टर गजाला मोइन की स्टूडेंट लाइफ की ईद और आज प्रोफेशनलिज्म की ईद में क्या फ़र्क है? ईद तो ईद ही होती है बड़ी, जिस तरह भी अगर मैं स्कूल हूँ, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की ईदें याद करूँ तो अक्सर ईदें ऐसी भी गुजरी हैं कि वो हॉस्पिटल में गुजरी हैं। ठीक है। और घर आके कुर्बानी वगैरह पेरेंट्स ने घर पे सब कुछ एहतमाम किया हुआ, और हम कई दफ़ा लंचेस या डिनर पे या बाज़ औक़ात लेट भी ज्वाइन किया। ऐसे भी हुआ कि पूरा पूरा दिन आपकी ईद पे ड्यूटी थी और यू वर इन द हॉस्पिटल। लेकिन खैर उसके साथ भी एक बड़ा एक प्राउड क्या कहना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि आप आज ईद के दिन भी जो कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं किसी फॉर्म में, वो भी किसी कुर्बानी हाँ से कम जी, नहीं। एक क्योंकि फलसफा ईद जो है वो है ही कुर्बानी, उसी के ऊपर बेस्ड है। इंसानियत, कुर्बानी, कंपैशन, इसार, इसी चीज़ों का दर्स देता है ना। तो वो हम बतौर डॉक्टर्स समझें कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये शर्फ बख्शा, या आई थिंक वी वर प्रिविलेज्ड कि हमने वो ईदें भी जो अपने हॉस्पिटल में गुजारी, मरीजों की खिदमत करते हुए गुजारी, वो भी आज अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आज इस लेवल पे भी जो ईद गुजरती है वो एक सोशल गहमा गहमी में, ये बड़ी तो ख़ास तौर पे एक ज़्यादा सोशल गहमा गहमी में गुजरती है। और इसका मेन जो वो होता है कि हम सुबह नमाज पढ़ने के बाद, और जो मेन चीज़ होती है कि हम कसाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सबसे पहले उसी का इंतज़ार होता है कि कुर्बानी हो जाए, टाइम पे हो जाए, और गोश्त प्रॉपरली हो जाए, उसके हिस्से हो जाएं और डिस्पोज ऑफ हो जाए। ज़्यादा ईद का जो मरकज़ होता है ना वो बकरा होता है, मेरा ख्याल फर्स्ट डे तो ज़्यादा। उसके बाद जो है वो फिर सोशल गैदरिंग्स होती हैं। और जो इस ईद की जो सबसे बड़ी, मैं जो दोनों ईदों की बल्कि जो समझती हूँ कि आप आम जिंदगी में हम अपने रिलेटिव्स और अपने सिबलिंग्स, अपने माँ बाप, उनको शायद वो टाइम नहीं दे पाते आम जिंदगी में जो हमें देना चाहिए। ये ईदें जो है ना, ये एक रिवाइवल का बाइस बनती हैं कि हमारी फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, ईद गेट टुगेदर्स, जो हमारी फैमिली लंचेस, फैमिली डिनर्स, और वो एक रिवाइवल होता है फैमिलीज का कि खानदान इकट्ठे होते हैं। ये एक मैं इस ईद का बहुत एक वो समझती हूँ कि हम सबको प्यार मोहब्बत का दर्स देता है, और हम फैमिलीज रीयूनाइट होती हैं और एक रिवाइवल होता है। ठीक। डॉक्टर आयशा व्यास ईद कुर्बान पे कौन सी कुर्बानी को ज्यादा पसंद करती हैं और कौन सा जानवर लाइक करती हैं? डॉक्टर तनवीर, कुर्बानी के लिए तो जो भी जानवर हो जाए ना, मतलब
इक्वली अप्रिशिएटेड एंड वेलकम्ड। लेकिन बकरा ना हो तो फिर मजा नहीं आता, बकरा तो होना चाहिए। मतलब बकरा 1-2 दिन पहले आ जाए, उसका चारा शारा बच्चे अपने हाथ से के उसको खिला रहे हो, पानी डाल रहे हो, उसकी सफाई हम रखें, उस पर मेहंदी लगाएं, व्हाइट कलर का बकरा और उसके ऊपर मेहंदी लगाना, मतलब ये तो फेवरेट शुगल है ना। फेसबुक पे और ये लगाए। बचपन से अब तक हम करते आ रहे हैं और हर साल करते हैं, अब हमारे बच्चे भी करते हैं। तो वो चांद सितारा बनाना बकरे पे और शाम को उसको वॉक पे लेके जाना, उसको Exactly. खिलाना, अच्छा, अगर ये असल में बेहतरीन मोहब्बत है। पैदा हो जाती है ना जानवर से, फिर हाँ, उसको कुर्बान जी। करने का मजा है। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये कि वो गोश्त वगैरह का जो एलिमेंट है वो तो आपको बड़ा जानवर होगा तो आप बहुत सारे लोगों को तकसीम कर पाएंगे, लेकिन बकरा जो है ना रौनक बकरे से लगती है वैसे। बिल्कुल ऐसे। हाँ। डॉक्टर आयशा ग्यास, ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले ईद किसको मिलती है? सबसे पहले ईद अपने हस्बैंड को मिलती है। ठीक। यस, तो ये हमारा एक तरीकेकार है। उसके बाद फिर पेरेंट्स का भी मेरे साथ ही होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर पास है, पेरेंट्स बच्चे सारे, वो मिक्स गैदरिंग हो जाती है, लेकिन ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले यूजुअली। ठीक। डॉक्टर आयशा ग्यास ने सबसे पहली ईद कब ली थी और सबसे आखिरी ईद कब दी थी? ईदी यू मीन? ईदियां तो लेते आ रहे हैं, अभी तक ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईदियां लेने वालों में से भी हैं, देने वालों में से भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो देने वाली है वो बढ़ती जा रही है और लेने वाला जो ना इनफ्लक्स वो कम होता जा रहा है। ठीक है। बल्कि अभी काउंट तो नहीं करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि आई एम वन ऑफ दोज हु इज गिविंग ऑन द गिवर एंड रादर देन ऑन द रिसीविंग एंड। लेकिन रिसीविंग एंड भी जाहिर है वो एंजॉय तो करते हैं हम। मुझे याद है जो मुझे पहली ईदी मिली थी ना, जो मैं याद कर सकती हूँ मेरे बचपन की, वो मुझे 1 रुपया मिली थी। ठीक। मुझे अपने दादा से मिली थी। तो ही वॉज अ तहसीलदार, इंडिया से आए थे माइग्रेट करके, बहुत मतलब हम भी चौधरी होते हैं। तो वो दादा अबू ना 1-1 रुपए की पूरा एक वो बक्सा होता था, संदूक ताले जी। वाला लोहे का। तो वो चौधरी भी थे गांव के, उनके पास पूरी गट्टियां होती थी 1-1 रुपए वाली, एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट ऑल। और दादा अबू के जो पोते पोतियां नवासी नवासियां माशाल्लाह भी यूज टू बी लाइक 30-40 तो हम होंगे। ठीक। और ईद के ऊपर सारे गांव इकट्ठे हो जाते थे उनके घर में, तो वो लाइन लगी होती थी, लड़कियों की अलग लड़कों की अलग, आते जाओ और 1-1 रुपया लेते जाओ। वैसे वो रुपए वाले दौर की आप इतनी पुरानी लगती नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब ने मेंटेन बड़ा रखा हुआ माशाल्लाह। हाँ नहीं, ये बात क्योंकि वो- होगी मतलब 1982 की तो मेरी बर्थ है, अब 2000 तक 1992 तो ये की सिस्टम होगी। चलता रहा है, थोड़ा जाके हाँ change चलता हुआ है। है। फिर 1 रुपए से 10 रुपए पे चले गए, 10 रुपए से फिर आगे 200 रुपए पे चले गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे ख्याल में। आप ऐसे अपने ही। ड्राइवर को भी 5000 दे दो तो वो कहता है बच गया कम ही है। थोड़ा ही है। खानदान। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। डॉक्टर सना नजीर जी, जी। अपनी ईद कैसे मनाती है? जी, मैं इसका तो आंसर दूंगी, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि हाउस जॉब और इस टाइम पे जी। क्या ईद होता था, तो मैं डे स्कॉलर होती थी, तो मुझे लगता है हर ईद की मेरी ड्यूटी लगती थी, क्योंकि आउट ऑफ सिटी वाले जा रहे होते थे। ठीक। तो हमेशा ईद जो है मेरी बहुत सारी यही था कि करनी है। उसमें जो सबसे बड़ा इशू आता था, फूड पॉइजनिंग के बहुत केसेस आते थे, स्पेशली ईद उल ज़ुहा पे। ये एक मुझे हमेशा याद रहेगा कि यार ये अवेयरनेस ज़रूर देनी है कि इतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। ठीक। तो अब मुझे बताइएगा आप क्या पूछ रहे थे। मैंने कहा आपकी जी, चलो। ईदें कैसे गुजरती हैं और आप ईद कैसे मनाते हैं? या ईदें बहुत अच्छी गुजरती हैं। स्टार्ट से ईद की हमारे पेरेंट्स ने बड़ी सेलिब्रेशन हमें सिखाया, सेलिब्रेशन करना। तो ईद से पहले चाहे वो ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, मेहंदी लगाना, ड्रेसअप होना सारी की सारी, फिर फैमिली का आपस में मिलना, फिर प्लान करना कुकिंग किसने करनी है, फर्स्ट डे कहाँ जाना है, सेकंड डे कहाँ जाना है, थर्ड डे यानी ये जो है हमारे 3 डेज की होती है, नॉट ऑफ द 1 डे। और उसमें स्पेशली जो ईद वाला डे होता है वो स्पेशली मेरे घर ही होता है और मैंने पूरी फैमिली के लिए कुकिंग करनी होती है। और आई जस्ट एंजॉय, क्योंकि मैं सालों में ही कुकिंग करती हूँ और वो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने का। तो इसी में गुजर जाती है। दरमियान में कॉल आती रहती हैं, पेशेंट्स की, लेबर में है, कोई पिकअप करना है, उसका क्या है, तो वो दोनों चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है ये बिजी होना ही ब्लेसिंग है एक्चुअली, यानी इंजॉय करते हैं हम लोग वर्क को भी और साथ में इन स्पेशली इन इवेंट्स को। जब हम बहुत बिजी होते हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। ठीक हो गया। डॉक्टर गजाला मोइन कौन सा खाना अच्छा बनाती हैं और कौन सी ऐसी आपकी फेवरेट डिश है जो आप ईद उल अज़हा पे रेडी करती हैं? मेरा ख्याल है, वैसे मैं तो कोई इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन जो चीज अच्छी बना लेती हूँ कढ़ाई, ठीक है। बटन कढ़ाई जो है ना वो अच्छी बना लेती हूँ। दैट्स ग्रेट। ठीक है। कढ़ाई में भी आजकल टाइप्स हैं ना,
हाँ नहीं, वो मुझे मेरा इसलिए ख्याल है मैंने ये पहले- प्रोग्राम से फारिग होकर चलते हाँ। हैं डॉक्टर गजाला के घर। ये है भी नजदीक, है भी हाँ। नजदीक। उन्होंने कह भी दिया कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती है। कढ़ाई बनाती चलो है। डन हो गया। हाँ, वो एक सिंपल जो है ना, लेकिन उसकी मुझे बहुत सारी स्पेशलिटीज नहीं आती है। उसकी जो सब डिविजन आप कह रहे हो, यानी जो कॉमन कढ़ाई कॉमन मशहूर है, कढ़ाई मशहूर वो है, बनती है। वो बिल्कुल बना लेती ठीक है। हो गया। तो इसके अलावा अगर कोई स्वीट डिशेस की बात करें तो आपकी फेवरेट कोई स्वीट डिशेस भी होती हैं ईद के दिन? सवैयां मेरा ख्याल है ईद पे लाजिम और मलजूम है, उसके बगैर ईद नहीं मुकम्मल ही रहती। नहीं ईद होती, ईद मुकम्मल मुकम्मल नहीं होती। इवन मेरा ख्याल है नाश्ते में भी सवैयों का नाश्ता जरूर होता है हमारे घर में, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब इसके बाद अगर हम सोशल की बात करें तो आप कोई मूवी देखती हैं, बुक रीडिंग करती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, सोशल मीडिया का यूज करती हैं क्या? नहीं, ईद वाले दिन नहीं, ईद वाला दिन टोटली डेडिकेटेड होता है ईद की सरगर्मियों के लिए, ठीक। सोशल गैदरिंग्स के लिए, खास तौर पे फैमिली गैदरिंग्स, क्योंकि दोस्तों को तो आप मिलते ही रहते हो, प्रोफेशनल्स को भी मिलते रहते हो। जो निगलेक्ट होते हैं ना अक्सर, वो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बहन भाई, पेरेंट्स, जिनको आप कई दफा टाइम कम दे पाते हो। ठीक। तो ये गैदरिंग्स जो है ना, फैमिली गैदरिंग्स, जो आपके बहन भाइयों को और इनको सबको यूनाइट करती है। कभी एक भाई की तरफ कोई एक ईद गेट टुगेदर है, कभी एक बहन की तरफ है, या कभी मेरी तरफ है, तो ये आपका बड़ा रिजुविनेटिंग होता है। आपका एक मोहब्बत, प्यार, फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो है ना, वो रिवाइवल होता है। ठीक हो। डॉक्टर आयशा घियास के पास जिस तरह के हम देखते हैं ईद उल फितर से चांद रात पे बहुत ज्यादा रश होता है कि मुझे गोरा होना है, मुझे डिफरेंट किस्म की प्रोसीजर लेने हैं, क्या ईद उल अजहा की जो चांद रात होती है वो भी ऐसी होती है? स्लाइटली कम होता है ये जज्बा औरतों में कि हमने, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको कुकिंग से छुट्टी तो मिलनी कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में कोई मैसेज ही नहीं दिया मेल्स को कि जरा हाथ होला रखें। सिर्फ औरतों का काम नहीं है कुकिंग करना, भाई आप भी कर सकते हैं। मर्दों को कहे तो वो कहते हैं कुर्बानी हम करके लाए हैं, पकाना आपका काम है। हाँ, लेकिन ये तो Culture चले नहीं है मिलजुल ना के काम करना पाकिस्तान चाहिए। culture। जी। अब मैंने ये बड़ा देखा है कि आज रहे हैं बहुत सारे लोग, पिछले हफ्ते में हमने केटर किए हैं, हाइड्रा फेशियल्स हुए हैं, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मेरी वही अक्सर अपने स्टाफ से बात हो रही थी कि यार कम हौला है थोड़ा जिया, तो पता नहीं लगता है बकरीद पे इतना तो कुकिंग करनी है। अक्सर खवातीन ने तो बुकिंग करा के और फिर मतलब कहा कि पैसे पहले ही ले लो क्योंकि डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे थे, काम बाद में करेंगे। मैंने कहा भाई ईद के बाद मतलब क्यों? मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जेड़ा मुंह ते तू मिट्टी पहने ना, कुकिंग करके जो होना है उसके बाद में फ्रेश होने का मजा आएगा, तो बुकिंग अभी कर लें और प्रोसीजर हम बाद में कराएंगे। लेकिन डेफिनेटली अपने अपना हिसाब किताब है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विमेन आर वेरी मच एंथुजियास्टिक कि वो उनको तैयार श्यार होना है, अच्छा दिखना है, फैमिली गैदरिंग्स हैं, सबने आना है, दे शुड लुक गुड। तो अच्छा है ईद के ऊपर एक तरीके से ना एक बहाना होता है। हम लोग तो प्रोफेशनल्स है ना, वी आर गेटिंग रेडी एवरी डे एंड वी आर यू नो इनटू दिस, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनको ईद के ईद इतना मौका या टाइम या पैसे एनर्जी इतनी होती है कि वो करें। तो मेरे ख्याल में ये बहाने ना जिंदगी में तलाश करने चाहिए, चाहे वो ट्रेवल का बहाना हो, तैयार होने का, दोस्तों से मिलने का, फैमिली से मिलने का, खाना खाने का, ये बहाने तलाश करने चाहिए। और अगर ईद के बहाने से कुछ ऐसा पॉसिबल है तो व्हाई नॉट, हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे जो प्रोफेशनल हीरोज हैं वो हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे और हम इनके साथ मजे की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल डे ऑन स्पेशल टीवी। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल हीरोज हैं इनकी लाइफ में फ़लसफ़ा कुर्बानी और ईद जो है वो कैसे गुजरती हैं। हमें अक्सर लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर तो सारे बाहर चले जाते हैं और वो काम जो वो बाहर जाके करते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। तो मैं अभी आज ड्राइव करके आ रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि मेरे पास एक भट्ठा गुजरा, तो मैंने सोचा कि इसमें से एक ऐसी मिसाल मिल सकती है जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स या हीरो होते हैं वो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर पाते और बाहर जाके काम क्यों करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो भट्ठा होता है ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, उसके नीचे एक पूरा सर्कल बना होता है। उस सर्कल के अंदर जो है वो कच्ची ईंटें रखी जाती हैं, फिर उसको पकाया जाता है। उसकी औसत एवरेज अगर हम निकालें तो एक ईंट को पकने में 4 तोला जो है वो कोयले की जरूरत होती है। वहां पे अगर वहीं से एक कच्ची ईंट को उठा लिया जाए और उसको डिफरेंट किस्म के चूल्हों पे रख के पकाने की कोशिश की जाए तो वहां पे आपका जो है वो किलो और मनों के हिसाब से कोयला लगेगा, लेकिन ईंट जो है वो उस तरह नहीं पक सकेगी जिस तरह के वो उस इन्वायरमेंट के अंदर पकी जो भट्ठे के अंदर लगा हुआ था। इसी तरह हमारे यहाँ माहौल नहीं है यहाँ रिसर्च का। यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ पे कोई एक बंदा नीचे से उठे और वो अपनी कोई रिसर्च करे, कोई इनोवेशन करे और वो ऊपर चला जाए। दुनिया में आप उठा के देखें, अगर आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, इनके जो बाकी पीछे नेटवर्क हैं
वहां पे भी आपको जो बड़े से बड़े बंदे नजर आते हैं वो पाकिस्तानी हीरोज होते हैं। इसी तरह हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम भी मैंने लिखा था, डॉक्टर अमानुल्लाह बुज़दार। ये नेस्टेरियन थे। इन्होंने जाके कैंसर की एक मेडिसिन को इजाद किया, लेकिन वो यहाँ नहीं कर पाए, वो अमेरिका में जाके उन्होंने किया। तो ये वो हीरोज हैं कि अगर इनको माहौल मिले तो ये दुनिया में किसी भी जगह जाके, जैसे अब वहाँ पे ये अपनी इन्वेंट करते हैं, तो ये यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो माहौल का एक फ़र्क होता है जो हमें देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने ये अभी हीरोज़ की बात की, आप भी हमारे हीरोज़ हैं, क्योंकि देखें आप IVF पे काम करते हैं, बेऔलादी के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे दुनिया मायूस हो चुकी होती है, वो दम दरूद करा के थक के फिर आपके पास आते हैं। तो आपको क्या ये महसूस होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई अच्छा इन्वायरमेंट मौजूद है कि जहाँ पे आप लोगों को काउंसिल करने में भी आसानी हो और आपको ट्रीटमेंट करने में भी आसानी? एग्जैक्टली, एक्चुअली बहुत बड़ी बैड लक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? गवर्नमेंट लेवल पे है या फिर डॉक्टर्स की सोसाइटीज? लाइक इनफर्टिलिटी के लिए ये सोचा ही नहीं गया कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक। और उसके लिए सेपरेट कोई नहीं। जैसे यूके में हम हैं, हम रेफर टू इनफर्टिलिटी सेंटर कर देते हैं, तो वो इनफर्टिलिटी सेंटर के लोग जो होते हैं, एक्सपर्टीज उनमें होती है हर तरह के पेशेंट को डील करने के लिए। हमारे यहाँ जब भी बेऔलादी का मसला होता है, सबसे पहले वो जाते हैं किसी हकीम को चेक करवा देते हैं, किसी नर्स को चेक करवाते हैं, फिर किसी बड़े डॉक्टर को, सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराते हैं। और वो तशखीस करने की बजाय कि मसला हस्बैंड का है, वाइफ का है, या फिर कुछ भी है, वो ब्लाइंडली एक अंडे बनाने वाली दवाइयाँ। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई उन अंडे बनाने वाली दवाइयाँ को दे सके, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट एट द एंड पहुँचते हैं तो वो दवाइयाँ ले लेके उनके अंडे ख़त्म हो चुके होते हैं, और वो एक तरह के इनफर्टाइल, एक तरह के उनके भी बेबी नहीं हो रहे होते। उसके बाद फिर हम कितनी कोशिश कर लें, वो कहते हैं जितने मर्जी पैसे लगा लें, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा नहीं होना होता है। तो हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और कुछ इनफर्टिलिटी सेंटर्स बहुत सारे होने चाहिए, पेरिफेरीज में भी होना चाहिए, जहाँ एक मेडिकल ऑफिसर हो, एक ऐसी हिस्ट्री ले सके कि आपकी तशखीस हो सके। जो 4-5 एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं हस्बैंड के वाइफ के, वो हो जाएं, तो आप तकरीबन 1 to 2 ईयर में अगर आपकी चांसेस लोगों की ट्रैवलिंग भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल, इस लेवल पे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं, 32 ईयर्स की पेशेंट है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल अंडे बनाने वाली दवाइयाँ ले लेके उनका EMH ड्रॉप हो चुका है। अब उनके पास है कि नहीं है, शी सेड कुछ भी करें तो मुझे बेबी चाहिए, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, अवेयरनेस देना एज अ डॉक्टर, मैं समझती हूँ इलाज बाद में है, मेडिकल एजुकेशन पेशेंट को देना ये डॉक्टर का फर्ज है, और उनकी काउंसलिंग करना। और जो नेगेटिव सोच है उनकी, जो पूरी फैमिली उन्हें एक तरह का, आप देख लें वो कितनी डिप्रेशन में चली जाती है हस्बैंड वाइफ विदाउट रीजन, चाहे उनका प्रॉब्लम बहुत छोटा सा हो, लेकिन उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और बेबी तो हो नहीं रहा होता, फिर सेपरेशंस पे बात आ जाती है, तो एक तरह की डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल फैमिली हो जाता है। तो इस पे वर्क करना चाहिए। डॉक्टर गजाला, अगर हम ईद उल अजहा के ऊपर गोश्त खाने की बात करें, तो ऐसे पेशेंट जो गायनी से रेलिवेंट हो, क्या वो गोश्त खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं? वो स्पेशली गायनी के रेलेवेंट तो नहीं, मेरा ख्याल है मैं सभी की बात करूंगी, क्योंकि उसके लिए कोई अलहदा से मुख्तस नहीं है। ठीक। इसमें मेन चीज है कि आप गोश्त इतदाल से खाएं, ये जरूरी है। नॉर्मली देखें आपकी जो रिक्वायरमेंट 75 से 100 ग्राम, इतदाल से मुराद ये है कि बैलेंस में, बैलेंस। कई लोग ये ना समझे कि दाल में मिला के इसका मतलब ये है कि आप गोश्त खा रहे हैं तो बेतहाशा ना उस दिन खाना शुरू कर दें, क्योंकि यही वजह होती है कि उस दिन, ईद वाले दिन स्पेशली, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वार्ड्स भर जाते हैं, डायरिया के पेशेंट्स, बदहजमी के, एसिडिटी के इतने ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम चीजें इतदाल में रखें, हम नाश्ता भी थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करें, खाने के टाइम भी उसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से पकवान को लें, फिर उनके पकाने पे भी तवज्जो दें कि पकना कैसे है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाज मतलब यहाँ मैं कुछ थोड़ी सी सेफ्टी चीजें कहना चाहूंगी। गोश्त कई दफा हम कुर्बानी के फौरन बाद पकाने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठीक। उसमें कम से कम 4-6 घंटे, कुछ घंटों का वक्फा होना चाहिए, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, आप समझते हैं रैगर मोर्टिस एक ऐसी टर्म है जिसमें गोश्त थोड़ा सख्त हो जाता है शुरू। ठीक। तो वो आपने उसको टाइम देना होता है ताकि वो रिलैक्स करे, और वो फिर इसका मतलब वो ईद के अगले दिन ही खाए। नहीं, वो फिर जरा जूद हजम भी होता है, उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होती है,
और आपके लिए फायदेमंद भी ज्यादा होता है। अगर सारे गेस्ट बैठे हों तो क्या करें? नहीं तो आपके पास पहले भी तो कुछ गोश्त पड़ा होता है। अच्छा, फिर उस दिन मेरा कुर्बानी ख्याल है पहले चिकन खिलाएं, रात वाले दिन मटन वो खिलाएं। भी नहीं, आप उसके साथ मैं एक चीज और भी कहूंगी कि आप गोश्त खाली ना पकाएं, गोश्त को आप सब्जियों के साथ बनाएं, फाइबर रिच बनाएं। बैलेंस्ड रहता है। आप दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल करें, उसमें विटामिन सी ऐड करने के लिए कुछ उसमें लेमन स्प्रिंकल करें। फिर जो आपने पकाना है उस पर भी डिपेंड करता है कि गोश्त पकना कैसे है। आप उसको बॉईल करें, उसको बेक करें, उसको स्टीम करें, मतलब इन तरीकों से उनको कुक करें, वो बेहतर फॉर्म में पकने के तरीके हैं। तली हुई चीजों से इज्तनाब करें, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। खासतौर पे अगर हाइपरटेंसिव या कार्डिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए तो खासतौर पे तली हुई चीजें, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उनका पारा हाई होता है, फिर लड़ाइयाँ वही ना, फैट हाई जो चीजें हैं उनसे इज्तनाब करें। गोश्त आपने पकाना है तो उसमें से फैट अच्छी तरह अलहदा करें, चिकनाई अलहदा होनी चाहिए, तभी एक तो पकना अच्छा आ जाएगी, ताकि आपके लिए आपने सेहतमंद भी रहना है, खाना भी है, लेकिन वो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो ये मत भूलें कि सेहत होगी तो आप ईदें भी इंजॉय करेंगे और ये सब चीजें enjoy वेरी करेंगे। इंफॉर्मेटिव। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपने फिर आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। सारा दिन आपने हाइड्रेशन भी रखनी है, जिसमें चाहे आप गर्मियों के दिन है आजकल तो ORS या नींबू पानी इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल करें। जो मैंने बात की कि वेजिटेबल्स ऐड करें, इसके साथ फिजी ड्रिंक्स का कम इस्तेमाल करें। ठीक, वो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, शायद ये खाने को हजम करती नहीं है। वो इतनी, एक तो आप शुगर हाई होती है वो आप ले लेते हो, और अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए तो खासतौर पे ये चीजें स्वीट चीजें और ये अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ठीक। मीट में वेजिटेबल कौन डालेगा मीट के नहीं, साथ? लेकिन आप उसमें शामिल जरूर रखें उस डॉक्टर पकवान ठीक को, है। एक वेजिटेबल पकवान को Everyone is expecting बैलेंस कि रखना है कोई- तो उसको शामिल जरूर रखें। डॉक्टर आयशा गियास जो कि मैंगो लवर हैं हम्म। और गर्मी का मौसम है, मैंगो भी हैं और उसके बाद ईद उल अजहा भी है। डॉक्टर साहब, मैंगो, गोश्त और पानी तीनों का अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये स्किन की डिजीज को कम करने में बेनिफिशियल हो सकता है? वेल, अगर अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी स्किन डिजीज ट्रिगर नहीं हो सकती अगर ठीक। ठीक तरीके से करें। लेकिन अगर गोश्त को हमने सही तरीके से यूज नहीं किया, ओवर यूज किया, रेड मीट है, हाई कैलोरिक है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करेगा, सिबोरिया यानी ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे बहुत ज्यादा होगी, एक्नी ट्रिगर हो सकती है, ठीक। स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, आपका गट बैक्टीरियल एक्सेस शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह अगर मैंगो की बात करें, मैंगो अगेन वेरी हाई कैलोरिक फूड, हाई शुगर फूड, शुगर स्पाइक्स, तो वो भी एक्नी को वर्स कर सकता है। लेकिन इन दोनों को अगर हम एतदाल से करें ना, दरमियाना रवि से इस्तेमाल करें तो कोई चीज बुरी नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि एक चीज होती है जो अल्लाह मियां ने बनाई है और एक चीज होती है जो इंसान ने बनाई है। ठीक। बजाय इसके कि हम ब्लेम कर दें और इल्जाम तराशी से काम लें कि गोश्त ने ये कर दिया, गर्म चीजों ने खाया तो ये कर दिया, तो हम पहले सोच लें कि तो अल्लाह मियां ने बनाई है ना, तो उसका इन्नेट कोई, उसके अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है आपको हार्म करने की। हाँ, अगर आपने मियाना रवि से काम नहीं लिया तो फिर ही मसला होगा ना। और अगर अल्लाह इंसान ने बनाई है, जैसे कि चॉकलेट्स बनाई हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स हमने बनाए हैं, हमने बहुत सारे कॉकटेल्स बनाई हैं, तो केक्स बनाए हैं, तो ये मिठाइयाँ ये सारी तो हमने बनाई हैं, तो फिर उनको जो है ना आप साइड पे कर दें और अल्लाह मियां की बनाई हुई चीजों को ज्यादा इल्जाम तराशी ना करें, उनको खा सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी हैं। ठीक। मैंगो के बगैर अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारा गर्मियों का मौसम जो है ना, और हमारे पाकिस्तानी मैंगो, इमेजिन, मतलब पूरी दुनिया के मैंगो एक तरफ और हमारे मैंगो एक तरफ, इतने मजेदार, इतने डिलीशियस, तो इनको तो अवॉइड मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। डेली का एक छोटा सा मैंगो आराम से खाया जा सकता है अगर आपने पानी ज्यादा पिया है और उस टाइम पे बाकी फूड्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। जैसे दोपहर में अगर मैंगो खाया तो सैलड्स की एक प्लेट के साथ एक मैंगो खाया जा सकता है। ठीक है। मैंगो के साथ गोश्त का कॉम्बो करके खाना के पहले फुल मील में मैं गोश्त का खाऊंगी, उसके बाद मैं 3-4 मैंगो खा लूंगी, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। और वो एजिंग को भी ज्यादा करेगा, नॉट ओनली कि आपका मैदा खराब होगा, ये जितनी सारी चीजें हैं, इवन फ्रिजी ड्रिंक्स और मैन मेड चीजें एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा करती है। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई डील विद पेशेंट्स हु आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्ड। उनका प्रोफेशन या घर से या कहीं से भी जाहिर है, इंटरनली हम प्रेशराइज्ड होते हैं, हम कोई भी नहीं बूढ़ा दिखना चाहता। फूड के साथ ना हम अपनी एजिंग को बहुत बैलेंस करते हैं। इसकी जिंदा तरीन मिसाल मेरे सामने बैठी हुई है कि फूड एंड लाइफस्टाइल के साथ आप अपने एजिंग मैकेनिज्म को किस तरीके से मैन्यूवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर आयशा गियास की अगर सोशल लाइफ की बात करें तो मूवी देखना पसंद करती है? ओह यस, व्हाई नॉट। लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी और उसमें क्या लेसन था? लास्ट मूवी जो थी वो मैंने ज्यादातर इंग्लिश वो देखती हूँ,
तो हॉलीवुड की थी और ये था अपलोड के नाम से था, एक सीरीज थी और उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम सबके जो ब्रेन हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं इस लाइफ में, वो अपलोड हो सकते हैं किसी ऐसे मैकेनिज्म में कि हम मर भी जाएं तो किसी ना किसी तरीके से हम वो जिंदा रहेंगे। ठीक। और वो हमारे जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो आफ्टर लाइफ में मुंतकिल भी होंगे और वो चलते भी रहेंगे। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था। वॉज नॉट प्रेटी मच इस्लामिक बट वो एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन मूवीज देखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब मेरे पास बिल्कुल टाइम ही ना होता, लाइक रात के 1-2 बज गए हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ हस्बैंड हु इज प्रो मूवी वॉचर, तो वो मुझे साथ बिठा लेते हैं और हम लोग 15-20 मिनट, कोई एक मूवी हो सकता है कि 2 हफ्ते भी ले जाए लेकिन देखना जरूर है। ठीक। तो मूवीज के साथ ना एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, आपकी वोकैबुलरी, आपका जो है ना हॉरिजन वाइड होता है। और मेरे ख्याल में अगर ट्रेवल के ऊपर आपको इतना ज्यादा ग्रिप नहीं है, ट्रेवल अपने कई दफा इख्तियार में भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ट्रेवल बंदा नहीं भी कर सकता, लेकिन मूवी के साथ आप बैठे बैठे ट्रेवल कर रहे होते हैं। यू आर ट्रेवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू द पीपल, थ्रू द फूड, थ्रू द सिनेरियोज, आप ट्रेवल कर रहे होते हैं। मुझे तो ये लगता है। डॉक्टर आयशा गियास की अपने बच्चों के साथ ईद कैसे गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। वो बचपन की ईदें साथ साथ गुजर रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 किड्स, द यंगेस्ट इज 4 years, तो वो 4 साल वाली को देख के तो हम बहुत ही इंजॉय करते हैं। मेरे जो बच्ची हैं, बड़ी बच्चियां, वो तो मेरे से भी लंबी हैं, तो वो सब हम ना पोनियां बनाना, रिंग्स पहनाना, उसको ज्वेलरी से जाना, उसको बस्ता पहनाना, छोटा सा बैग, और फिर उसको देखना कि वो कैसे ईद मनाती है। बड़े बच्चे जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कोई कोना खुदरा उनको मिल जाए और वो गैजेट के साथ बैठ जाए पर भी डोंट अलाउ, क्योंकि ईद का दिन जो है ना बच्चों का पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। और पुरानी सारी लेगेसीज बैठ के बातें करना, एंजॉय करना, पुरानी बातें डिस्कस करना। गोश्त को हाथ लगाना तो मेरा ख्याल है वो गुनाह कबीरा समझते हैं सारे बच्चे आजकल। इसलिए 70 to 80% जो फीमेल्स हैं वो आयरन डेफिशिएंट। हाँ, गोश्त को हाथ ना लगे, स्मेल ना आ जाए हमें गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यूजुअली हम ड्रैग करते हैं और इसमें बड़ा सेहरा जाता है मेरी सास को, आंटी को, कि वो बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लेती हैं। हम किसी न किसी इंसेंटिव दे के ज्यादातर करते हैं, पनिशमेंट वाला जो चैप्टर जरा ईद के दिन क्लोज कर देते हैं। इंसेंटिव्स इतने शानदार देते हैं ना कि बच्चे कहते हैं लाए मामा, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक हो गया। डॉक्टर सना की अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, आपके वो पेशेंट्स जो कंटिन्यू आपको देखते हैं, वो इस मूड में भी देखते होंगे डॉक्टर साहब बड़ी सख्त हैं और बड़ी एंजाइटी किस्म की, क्योंकि गायनी में हम ये समझते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन ये नॉर्मल सी रूटीन है। बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप इतनी फ्रेश कैसे रहती हैं? एक्चुअली ये एक मैं समझती हूँ पैशन अगर आपका है ना, पेशेंट के साथ एक बॉन्डिंग है, तो आप उसे इंजॉय करेंगे। ठीक है। और स्पेशली जस्ट लाइक अगर अभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स मेरे पास आ रही हैं, तो पहले इतनी एग्जॉस्ट हुई होती हैं, तो आप उन्हें अगर डल फेस से मिलेंगे, उनमें उम्मीद नहीं पैदा करेंगे, तो वो जाके और एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप उनसे फ्रेश होके विद गुड स्माइल मिलते हैं, तो वो हमेशा याद रखते हैं स्पेशली। और जहाँ तक आपकी प्रेगनेंसी की डाइट है, आप बाकी बच्चों का तो हम कह रहे हैं, आजकल प्रेगनेंसी वाली भी सारी फीमेल एक ही है कि हमने गोश्त नहीं खाना, हमने कीमा नहीं खाना, और ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं। जी, प्रेगनेंसी का सहारा लेके मैंने ये देखा है कि फीमेल्स ऑनलाइन ऑर्डर बहुत कर रही है ना। जी, मेरा रात को इस चीज को दिल कर रहा है, मेरा सुबह को इस चीज को दिल कर रहा है। बिल्कुल, बेचारा हस्बैंड और सास भी बाउंड है कि दिल कर रहा है तो शायद देना ही असल पड़ेगा। में प्रिजर्वर लगे होते हैं ना, तो वो खाए तो 4 घंटे बाद दोबारा डिमांड। अभी तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जितने भी मेरे प्रेग्नेंट पेशेंट चल रहे हैं और जितनी भी उनकी हेल्थ, प्लीज बल्कि इसे एक एडवांटेज समझें कि हम इतना मीट नहीं खा रहे होते, तो थोड़ा सा कीमा बनवा के रख दें अपने लिए, तो वो डेली बेसिस पे खाएं, जो कि आयरन का रिच सोर्स है। ठीक है। डॉक्टर गजाला मोइन का ईद उल अजहा पर पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के नाम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ईद जो है ना, ये हमें दर्स देती है कुर्बानी, इसार, इंसानियत, कंपैशन, मोहब्बत। तो हम अपनी जो ईद मना रहे हैं, इसमें मैं समझती हूँ कि अपने जो अंडर प्रिविलेज तबका है, जो इतनी उस तरह से ईद नहीं मना सकता, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, उनको मत भूलें, क्योंकि खुशियां बांटना ही खुशी देता है। अशफाक अहमद का कॉल था कि जिंदा हम लोगों में वही लोग रहेंगे जो आसानियां बांटते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उन्हीं का नाम जिंदा रहना। तो हम इसी रवायत को आगे चलाएं,
शायर का कौल है मीर दर्द का, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बिया। यानी अल्लाह मियाँ के पास इबादत के लिए फरिश्तों की कमी नहीं थी, इंसान को बेसिकली बनाया गया दर्द दिल के वास्ते। उस चीज को और हुकूकुल इबाद को, इंसानियत को हम ना भूलें, ठीक और अपनी खुशियों में, आज ईद की खुशियों में इन सबको साथ लेके चलें। ठीक। डॉक्टर आयशा गयास का ईद उल अजहा पर अपनी खूबसूरती के हवाले से पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इंतहाई खूबसूरत बनाया है। कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, अपने फीचर्स को लेकर, सबसे पहले अगर आप परेशान होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाता है तो आप वल्नरेबल हैं कि पूरी दुनिया आपके ऊपर अटैकिंग मोड में आएगी और आप डिफेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो मैंने बहुत सारे लोगों को विद डल कॉम्प्लेक्शन, विद नॉट वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स, वेरी कॉन्फिडेंट देखा है, स्टेज परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ द वे काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत अल्ट्रा परफॉर्मर्स हैं। तो मैसेज यही है कि इन चीजों को लेकर बेस बनाकर अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो ना करें, एंड नेवर एवर मेंशन इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड कि इसका कॉम्प्लेक्शन टैन है, इसकी नाक मोटी है, इसकी आंख छोटी है, इसके बाल खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीजें दुनिया के ऊपर छोड़ दें, उन्होंने बेचारों को बहुत तंग करना है आप कम से कम ना तंग करें और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। दिस ईद इज अ टाइम पीरियड के जिसमें आपको एक मौका मिल रहा है अपने बच्चों के अंदर इस चीज को बिल्डअप करने का कि ईद के मौके पे खुशियां बांटनी है, अपनी जात को खुश करके। और अपनी जात तो खुशी तभी होती है जब आप अपनी इनर सेल्फ को पहचानते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आपको बनाया है, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरीके से दुनिया आपको देखती है। तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस with having being happy with whatever you are and how you are made by Allah Almighty is I think the biggest thing. ठीक। डॉक्टर सना नजीर का ईद उल अजहा पर पब्लिक के नाम क्या पैगाम? वेरी सिंपल, एंजॉय करें फैमिली के साथ और याद रखें जो नीडी लोग हैं उनको भी, और इसे एक ब्लेसिंग समझें। ये जो ईदें आती हैं ये एक दूसरे से जो नफरतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए आती हैं। एक मोहब्बत का जो एक रिलेशन है जो फैमिलीज़ का, जो अब बिकॉज ऑफ मोबाइल और ये सोशल मीडिया और दिस एंड दैट कम होता जा रहा है, इसे एक एडवांटेज लें और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, और यही बस मैसेज है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपकी Thank you मोहब्बतों so का much. बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आप लोगों को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमने ईद डे सेलिब्रेशन विद प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था, हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की। हज़ारों सवाल किए जा सकते थे, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है और हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं सारी अपनी जो इस एफर्ट को समराइज़ करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये हमने समराइज़ किया है कि जो भी हमने बातें की हैं इनमें से कुछ बातें आपको मिल सकती हैं। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम, डॉक्टर सना नज़ीर, डॉक्टर गजाला मोइन और डॉक्टर आयशा गयास को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल और जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।